स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरत दुबे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि 2 बजे 2 PM पे डेली आप लोगों को एक रेगुलर क्लास मिलती है और ये जो रेगुलर क्लास है ये टारगेटेड होती है जो कॉमन जनरल स्टडी का जो पोर्शन होता है या पार्ट जो होता है जो सभी स्टेट PSC में आता है, ऑल स्टेट PSCs के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, ये सब जो चैप्टर्स, ये सब जो टॉपिक्स है ना, सब्जेक्ट्स जो है ना, इनके टॉपिक्स कई सारे ऐसे हैं जो कॉमन है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राचीन इतिहास शुरू किया हूँ और प्रवीण सर जो हैं वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। पिछली बार मैंने जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाया था तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में चर्चा की थी। आज के इस चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित एक और टॉपिक लेंगे जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्थल जो हैं, महत्वपूर्ण स्थल जो हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं तमाम प्रकार के, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है इत्यादि, धौलावीरा। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें हम लोग समझेंगे, जानेंगे, थोड़ी सी जानकारी सामान्य तौर पर। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे हड़प्पा की। इसके अलावा हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो शहर के बारे में समझने का प्रयास किया जाएगा। कालीबंगा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझेंगे हम लोग। चनहुदड़ो के बारे में जानकारी लेंगे, लोथल के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही धौलावीरा और राखीगढ़ी वगैरह जो है, बनवाली जो है, ये सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम सेशन के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसके आंसर जो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन जो लास्ट जो हमने सीरीज ली थी उसमें जो प्रश्न पूछे थे उसके सही जवाब क्या हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अपरिचित मतलब जिसके बारे में शायद जानकारी नहीं थी उन्हें। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। जब हम लोग आर्य सभ्यता में आएंगे तो वहां पर लोहे की जानकारी हमको देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको सैंधव सभ्यता का स्वरूप कैसा था, एक और प्रश्न पूछा गया था। इस स्वरूप के बारे में जानकारी ली जाए तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि प्रधान थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, सैंधव सभ्यता का एक स्थल जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो ये आपको मालूम है कि ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कई सारे बच्चों ने इसके करेक्ट आंसर दिए थे, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी करेक्ट आंसर दिया करिए, जितने भी व्यूअर्स हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में लोथल जगह है। अगला प्रश्न था, मानव सभ्यता इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सैंधव सभ्यता जो है वो मानव इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप सब लोग ध्यान से इन सब चीजों को समझिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, ठीक, जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं लिया था। और अब एक इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, यदि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगला जो वर्ष है यूपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ फर्स्ट टाइम ओपन क्लासेस लेकर के आ रहा है आप लोगों को। फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, किस तरीके की यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आपको प्रदान की जा रही हैं और कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कि प्री कम मेंस को टारगेट किया जाएगा। इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी 20 जून 2022 से 6 बजे शाम को इसकी शुरुआत होगी और इसमें बेहतरीन जो स्टडी IQ के फैकल्टीज़ हैं यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए वो सारे अवेलेबल होंगे वहाँ पर, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट के डीप और डेप्थ नॉलेज देंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और सारे एक्सपीरियंसेस वो आपके लिए शेयर करेंगे।
बट यू हैव टू परचेज इट बाय यूजिंग द कोड दैट इज विरद लाइव, ठीक है, VIRADLIVE। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रखना है आपको, और आप इसे आसानी से अवेल कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज 18,500। अदरवाइज अगर आप कोड ये नहीं लगाएंगे तो आपको ये काफ़ी महंगा कोर्स जो है वो पड़ेगा। सो डू अप्लाई द कोर्स एंड अवेल दिस फैसिलिटी जस्ट इन 18,500। एंड सारी की सारी चीज़ें, बड़ी बात ये है कि सारे लाइव इंट्रैक्शंस होंगे इसमें, करंट अफेयर्स के सेशंस वगैरह रहेंगे, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। इसके PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल, इंट्रैक्शन 1-to-1 रहेगा सभी स्टूडेंट से। तो ये सारी सुविधाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर शुरू होने वाली है 20 जून 2022 से, ठीक है। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर में सबसे पहली सिटी जो है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी स्थिति यानी कि लोकेशन, इसकी स्थिति कहाँ है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसे हम कहते हैं इसी नाम से क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर था ये, सबसे पहला खोजा गया शहर, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर है। इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं किनारे पर है स्थिति, ठीक है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर, इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर। एंड ये आपको ध्यान रखना है, इट वाज द फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक। तो स्थिति ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। आज के टॉपिक को आप क्लियर ही रख रहे हो ना, मैंने बताया आपको, मैंने आपको डिस्कशन करना है जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं। और आपको मालूम ही है कि हड़प्पा सभ्यता जिस नाम से रखी गई है वो सभ्यता तो उस जगह का नाम तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ही होगा। विशेष बात यह है कि ये एक प्रशासनिक नगर के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, खोज की बात यहाँ पर एक करी गई है, तो जरा खोज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सब लोगों को मालूम है इसकी खोज जो है वो किसने करी है? 1921 में इसको एक्सकवेट किया गया, 1921 में इसकी खोज, मतलब इसको एक्सकवेट किया गया प्रॉपरली। 1921 में इसको एक्सकवेट जरूर किया गया, लेकिन इससे पहले की अगर हम घटना की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज पिछले सेशन में मैंने आपको जब बताई थी, तो उस दौरान भी मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सभ्यता है रावी नदी के किनारे, इसमें इसकी खोज के दौरान कुछ अंग्रेज इतिहासकार थे जिनको रावी नदी के किनारे ही कुछ प्राचीन टुकड़े, मतलब प्राचीन पुराने जो है जिसको कह सकते हैं प्राचीन साक्ष्य मिले थे, कुछ टुकड़े मिले थे, अवशेष वगैरह मिले थे। और ये जो अवशेष हैं, इन अवशेषों को ब्रिटेन में ले जाकर के, लंदन में ले जाकर के वहां पर उसकी खोज करी गई, उसके बारे में रिसर्च किया गया। और फाइनली जब 1904 में हमारे यहाँ पुरातत्व संस्थान बन गया, 1904 में पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ASI की जब स्थापना हो गई, आगे चल करके जॉन मार्शल जब इसके अध्यक्ष बने, तब जा करके इसका प्रॉपर जो है 1921 में खोज मतलब खुदाई होनी शुरू हुई। तो 1921 में जब इसकी खोज या खुदाई करी जानी शुरू करी गई, जब खोज करने जाने के पश्चात, तो ये हड़प्पा जो है, ये इसकी सिचुएशन अगर देखा जाए या इसका स्थिति अगर देखा जाए, तो स्थिति रावी नदी के किनारे होने के साथ साथ मोंटगोमरी में है, मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है। और वहां पे रावी नदी के किनारे इसकी 1922 में खोज हुई। किसने करी? दयाराम साहनी ने। किसने करी है इसकी खोज? दयाराम साहनी ने खोज करी है। और दयाराम साहनी एक्सकवेट भी कर रहे हैं इसको आगे चल करके। तो एक्सकवेशन का पूरा प्रोसीजर किस तरीके का है जरा देखें। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खनन करवाया गया, 1921 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1921 में। लेकिन इस पूरी की पूरी खोज को कौन देख रहा था या किसके नेतृत्व में सारी चीजें हुई हैं? तो वो नेतृत्वकर्ता जो है आपका कौन मिलता है? जॉन मार्शल मिलते हैं। जॉन मार्शल जो है वो उस समय ASI के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ASI के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के ही नेतृत्व में इसकी सारी खोज जो है वो करी गई।
इन्हीं के ही समय में इसकी सारी खोज करी गई। इसके अलावा आगे चल करके माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने भी इसके उत्खनन में जो है वो योगदान दिया है। माधव स्वरूप वत्स और जो मार्टिन व्हीलर जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। 2 नाम और आपको यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए हड़प्पा से संबंधित। अब अगर हम इसकी स्पेशलिटी यानी कि विशेषता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो विशेषताओं में अगर हम जाने तो माना जाता है कि ये जो शहर है, ये जो सभ्यता है, उसमें जो हड़प्पा शहर है वो एक प्रशासनिक नगर के तौर पर देखा जाता है। प्रशासनिक नगर के तौर पर देखा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के तौर पर जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता था। विशेष बात एक और है कि हड़प्पा के शहरों में या हड़प्पा के घरों में, हड़प्पा शहर के घरों में आप शौचालय की व्यवस्था देखेंगे, शौचालय व्यवस्था, ठीक है। हड़प्पा के घरों में आप शौचालय व्यवस्था भी जरूर अच्छी तरीके से देखेंगे, ये इसकी विशेष बात है। तो आजकल जो भारत में चलता है ना स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान उनके यहाँ पहले से ही चलता था, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसके उपनाम की बात जानते हैं, यानी कि हड़प्पा को किन और नामों से भी जाना जाता है, तो इनके उपनामों में एक उपनाम तो आपका आएगा तोरण का द्वार। इसको तोरण का द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण का द्वार, ठीक है। इसे तोरण के द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप 1-2 नाम इसके और भी जान सकते हैं उपनाम के तौर पर। अगर हम देखें तो इसे हम लोग अर्ध औद्योगिक नगर के तौर पर भी जानते हैं। किस तौर पर? अर्ध औद्योगिक नगर, ठीक है। औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, तो सेमी इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। साथ ही साथ हम इसे तोरण के द्वार के रूप में भी जानते हैं। तोरण एक प्रवेश द्वार होता है एक तरीके का, मतलब एंट्री गेट के तौर पर हम लोग जान सकते हैं इसको, एंट्री गेट के तौर पर, ठीक है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो 1826 में इसको जो है चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स मैसन, एक पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले इसके साक्ष्य देखे गए थे। लेकिन उस दौरान जो है इसको प्रमाणित करने में थोड़ा समय लग गया था। इतना ही पता चल पाया था कि काफी पुरानी सभ्यता है, लेकिन आगे चल करके 1921 में प्रॉपरली इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया चार्ल्स मैसन के बाद। चार्ल्स मैसन के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए, अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको बोलते हैं आप, कनिंघम, ठीक है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए और फिर ये समय जो है 1921 तक पहुंचा। इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा हमें इसके ऊपर डिटेल नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा से किन किन चीज़ों की खोज हुई है या क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। यहाँ से एक माउंट पाया गया है जिसे माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। व्हीलर ने इसकी खोज करी थी, एक तरीके से देखा जाए तो जॉन व्हीलर का नाम यहाँ पे जो आता है ना, तो व्हीलर महोदय ने इसकी खोज करी थी माउंट एबी की। माउंट मतलब टीला, माउंट का मतलब क्या होता है? टीला। तो एक टीला खोजा गया जिसका नामकरण किया गया एबी के नाम से। एक और माउंट खोजा गया एफ, जो कि एबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये? यहां पर अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। अनाज कूटने के, धान कूटने के, या जो भी इस तरीके के जो चीजें होती हैं उसको कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हुए हैं। तो मतलब एक तरीके से इसी तरीके से कहा जाए शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन इस चीज का चलता होगा कि वहां पर ये नगर में ये जो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह टाइप की कुछ चीजें हो सकता है वैसी रही हो, या ऐसी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ श्रमिक आवास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ लेबर हाउसेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, श्रमिक आवास। इसके अलावा 6-6 खानों की 2 पंक्तियों के अन्नागार भी आपको देखने को मिले। 6-6 खाने का मतलब 6-6 ब्लॉक्स के, ऐसे करके जैसे 1 2 3 4 5 6 एक, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये एक हाउस मिला हुआ है, जो कि बीच में आप देख सकते हैं गैलरी जाने की, लेकिन आमने सामने इसमें जो है इस तरीके के ब्लॉक्स देखने को मिले और ये अन्नागार के रूप में इसकी पहचान हुई। लेकिन ध्यान रखना है, इससे बड़ा अन्नागार जो है हड़प्पा के बजाय मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा में अन्नागार है 6-6 खानों का, लेकिन मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है, और अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विशाल अन्नागार के रूप में, ग्रेट ग्रेनरी के रूप में आप लोग उसको जानते हैं, लेकिन अन्नागार के प्रमाण आपको वो हड़प्पा से भी देखने को मिले हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ओखली पर जले हुए जौ की भूसी है, अर्थात ओखली वही कूटने वाला जो मैंने आपको थोड़ी देर बताया था। ओखली होती है ना कुटाई जिसमें करी जाती किसी भी चीज की,
तो ओखली पे जले हुए जौ की भूसी मिली है। इससे प्रमाणित ये होता है कि वो जौ की खेती करते थे, अर्थात यहाँ पे जौ की खेती के प्रमाण हमको देखने को मिल गया स्पष्ट रूप से। इसके बाद कब्रिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं, दो तरीके के, एक R37 और एक H, ये दो तरीके के कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं, जिसमें से माना जाता है कि कब्रिस्तान H जो है, कब्रिस्तान R37 जो है, इसमें एक शव कास्ट पेटिका मिली है। शव कास्ट पेटिका का मतलब लकड़ी की, देवदार लकड़ी की पेटिका है ये, देवदार लकड़ी, देवदार लकड़ी की एक कह सकते हैं कि कोफिन मिला हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि शायद इन लोगों ने विदेशी सभ्यता के हिसाब से भी शवों को दफनाने शुरू किया था, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आया था और उसे उसकी परंपरा के तौर पर यहाँ पर दफनाया गया था। तो कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है, इसमें जो शव मिला हुआ है, ये शव किसी विदेशी का है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 16 ताम्र भट्टियां, चिमनी जिसको बोलते हैं आप, वो मिली हुई हैं। भट्टियां मतलब तांबा वहां पर यूज होता है। तांबे का पैमाना मतलब स्केल वगैरह जो होता है, वो तांबे का पैमाना मिला है। और इसके अलावा लार्जवर्द जो है एक प्रीसियस स्टोन होता है, पत्थर होता है, जिसका लॉकेट मिला हुआ है। इसका मतलब वो श्रृंगार वगैरह करते थे और लॉकेट वगैरह पहनते थे। तांबे का प्रयोग होने से पता चलता है कि ताम्र युगीन सभ्यता है ये। ताम्र युगीन सभ्यता का मतलब कॉपर एज सिविलाइजेशन के तौर पर हम इसको जान सकते हैं। तांबे की वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रयोग यहां पर हुआ ही करती थी। ठीक है, अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है हड़प्पा के लिए। अगर हम देखें तो यहां पर गधे की हड्डियां जो हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। शायद ये कहा जा सकता है कि ये लोग गधे से परिचित थे। किसी भी जीव जंतु की हड्डियां मिलना हालांकि इस बात का मुख्य प्रमाण नहीं होती कि वो उसका उपयोग करते ही थे। जैसे घोड़े की हड्डियां यहां से मिलती हैं सुरकोटडा से, लेकिन घोड़े के साक्ष्य सही तौर पर अवेलेबल नहीं है और ये नहीं माना जाता है कि वो घोड़े का प्रयोग करते थे। एक बर्तन मिला है खाना पकाने का, एक बर्तन मिला है जिसका जो है ढक्कन कांसे का है। अब जब कांसे का ढक्कन है तो हमको ये पता चल गया कि कांसा तो एक होती है मिश्र धातु, और जब मिश्र धातु होती है तो हमें यह भी पता चला कि इसका मतलब ये रसायन विज्ञान में पारंगत है ना, ये रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा पारंगत है। इसके अलावा एक सील मिली है जिसपे गरुड़ पक्षी बना हुआ है, और वो गरुड़ पक्षी जो है वो सांप को दबोचे हुए है, मतलब सांप का शिकार कर रहा है। तो सांप का शिकार करता हुआ गरुड़ पक्षी वाला एक मोहर मिला है। इसके अलावा एक और मोहर मिला है जिसपे खरगोश बना हुआ है। और मजे की बात तो यह है कि एक मोहर मिली है जिसपे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। ठीक है, जिसपे स्वास्तिक का इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, स्वास्तिक के निशान वाली मोहर भी मिली है। कई सारे इतिहासकार इसे आर्य सभ्यता से जोड़ करके भी देखते हैं, इसीलिए। इसके अलावा अगर हम फसल की बात करेंगे तो फसलों में जो प्रमुख फसल हैं वो क्या क्या हैं? गेहूं, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, चावल, बाजरा इत्यादि के साक्ष्य आपको देखने को मिले ही हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जौ की भूसी भी आपको ओखली के ऊपर देखने को मिलती है, जली हुई जौ की भूसी। ठीक है, शायद मसाले वसाले टाइप की कुछ चीज तैयार करते होंगे, जो भी उसका इस तरीके से पका के प्रयोग करते थे। तो ये तो हो गई हड़प्पा के बारे में बात। अब हम डिस्कशन करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की स्थिति को अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हड़प्पा जहां पर स्थित है वहां से थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलेंगे, 400-450 मील दूर रहेगा, ये किलोमीटर दूर रहेगा, पश्चिम की ओर रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर। ठीक, इसके अलावा ये पाकिस्तान के लरकाना में है। पाकिस्तान के लरकाना में इसकी सिचुएशन है, पाकिस्तान लरकाना। ठीक, तो इसकी सिचुएशन आपको पता चल गई, लोकेशन इसकी कहां पर है। साथ ही साथ डिस्कवर्ड बाई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक नाम लिखा जाएगा जिसका नाम है रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। और 1922 का हमको, 1922 का हमको डेट याद रखना पड़ेगा, या ईयर याद रखना पड़ेगा, 1922। ठीक है, क्यों याद रखना पड़ेगा 1922 के बारे में? क्योंकि 1922 में ही रखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थल की खोज करी गई थी, और एक प्रॉपरली एक्सकवेट होने के बाद काफी अच्छे शानदार शहर के रूप में इसकी पहचान होती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसमें J.H. मैके ने भी आगे चल करके और J.F. डेल्स ने भी आगे चल करके इसमें अपनी जो योगदान है इसके उत्खनन में वो दिया है। 1927 से लेकर के 1931 तक, 1927 से लेकर के 1931 तक इसका खोज कार्य जो है
वो JH मैके के द्वारा किया गया। और 1963 में इसमें कुछ चीजें और खोजी गई थी, किसके द्वारा? JF डेल्स के द्वारा। और 1922 में तो आपने देखा कि रखालदास बनर्जी जी ने इसकी खोज करी है। विशेषता की अगर हम बात करेंगे, इसकी विशेष स्थिति की अगर हम बात करें, तो विशेषता में एक खास बात यह आती है, देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई आध्यात्मिक नगर रहा हो, आध्यात्मिक नगर रहा हो, ये ऐसा लगता है देखने में। ठीक है, आध्यात्मिक नगर की तरह हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा का पूरा जो शहर है, ये पूरा का पूरा शहर एक चबूतरे पर बना है जो कि पक्की ईंटों का है। तो पक्की ईंटों का चबूतरा बना हुआ है और इस चबूतरे पर ही पूरा का पूरा शहर स्थित है। इसीलिए माना जाता है कि शायद ये उच्च वर्ग के लोगों का रहा होगा, क्योंकि इसका जो नगर नियोजन प्रणाली है वो बहुत ही शानदार नगर नियोजन प्रणाली है। अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना करते हैं तो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली थोड़ी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसे हम लोग स्तूपों का शहर भी बोलते हैं, स्तूपों का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ स्तूपास। ठीक, और आपने कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क के कई सारे जो चैत्य हैं, ठीक है, कनिष्क के जो कई सारे चैत्य हैं, कनिष्क के चैत्य, ठीक है, तो कनिष्क के कई सारे जो चैत्य हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं या फाउंड हुए हैं, इसी वजह से इसको स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। इसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ, ये शाब्दिक अर्थ ही माउंड ऑफ डेड है, जो कि सिंध भाषा, सिंधी अगर हम देखते हैं भाषा या फारसी भाषा जो उधर की है, उसको अगर हम देखेंगे तो इस भाषा में इसका अर्थ यही है, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। इसके अलावा अगर हम उपनाम की बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक और नाम हम जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग या बगीचा या नखलिस्तान। ठीक है, नखलिस्तान ऑफ सिंध, सिंध का बाग, माउंड ऑफ डेड, ये सारे नाम जो है हमको मोहनजोदड़ो के लिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर हम इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें साक्ष्य के तौर पर खोजी गई हैं उसकी अगर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहली चर्चा तो हमें इस बात की करनी पड़ेगी कि जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने 7 स्तर, 7 लेयर्स, ठीक है, 7 स्तर जिसको कह सकते हैं आप, 7 स्तरीय नगर के रूप में पहचाना है इसे। यानी कि आप इसको साधारण भाषा में ऐसे समझिए, उन्होंने 7 लेयर देखी हैं इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो की। उनका यह मानना है कि 7 अलग अलग समय में इसको डेवलप किया गया है, और इसके पीछे लॉजिक वो ये बताते हैं कि 7 बार यह सभ्यता बाढ़ और भूकंप आदि से प्रभावित हुई और रीडेवलप हुई, रीजनरेट हुई बार बार। तो ये एक बड़ी बात है कि सभ्यता के लोगों ने बार बार अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, ये प्रमाण हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूनिकॉर्न के प्रतीक वाले चांदी की मोहर मिली है। चांदी की एक मोहर मिली है जिसमें एक जानवर बना है जो एक सींग वाला जानवर है। ठीक है, थोड़ा स्पेशल। आप लोगों ने शायद मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी जो ऋतिक रोशन की है, उसमें ये यूनिकॉर्न वाला एक जीव दिखाया गया, उसको सपने में बार बार आता था, वैसा टाइप का। तो वो बहुत पवित्र जीव के तौर पर ऐसा शायद माना जा सकता है कि रहा हो। इसके अलावा माप तौल की जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसमें से सबसे भारी माप का जो बांट है, वेट जो है, वो वेट भी प्राप्त हुआ है जो कि करीब करीब 10.9 ग्राम का है। तो बांट जो करते थे इससे ये प्रमाणित हो जाता है। साथ ही साथ वस्त्र निर्माण के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र का बुनाई वाला टुकड़ा जो है हमको यहां से देखने को मिला है। ठीक है, अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ हैज बीन फाउंडेड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से स्वीविंग था, मतलब उसको सिला गया था, और उसके प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कॉटन की खेती तो यहाँ पर है ही, लेकिन सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण के तौर पर अगर हम कपड़ा बनने का बात देखते हैं तो हमें मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलता है। बड़ी बात है। इसके अलावा सुमेरियन नावों की मोहर यहाँ पे मिली है, यानी कि ऐसी कुछ मोहर मिली है जिसके ऊपर नाव के निशान बने हैं, और इसकी जो डिजाइन है वो सुमेरियन नाव की तरह है।
सुमेरियन नावों की तरह इस यहाँ पर नाव देखने को मिलती है। तो इससे प्रमाणित तो ये होता है कि शायद ये पहले तो सुमेरियन सभ्यता के साथ इनके संबंध थे, ये चीज स्पष्ट क्लियर हो जाती है। और साथ ही साथ उनके विदेशी व्यापार भी होते थे, विदेशी व्यापार सुमेरियन सभ्यता से हो रहे हैं, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। और ये चीज भी मिलती है कि ये लोग जल यात्रा कर सकते थे, जल यात्रा वगैरह करते थे, अर्थात नावों का ज्ञान उनको था और यहां से शायद वो फारस की खाड़ी इत्यादि से होते हुए जाते रहे होंगे, जल यात्रा करते रहे होंगे। चांदी का कलश मिला है, ठीक है, और शिलाजीत के कुछ साक्ष्य भी हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी इमारत के तौर पर अन्नागार है, अन्नागार अन्न रखने की जगह है, और इसके बारे में हमने पिछले सेशन में पूरा आपको डिटेल बताया था। जिन लोगों को अन्नागार के बारे में जानना है वो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टाउन प्लानिंग में जो जो चीजें आई थी वो सब चीजें हमने कवर की थी। साथ ही साथ स्नानागार भी यहाँ से मिला है, स्नानागार। तो स्नानागार के बारे में भी पूरी डिटेल हमने आपको उस लेक्चर में बताई हुई है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा 20 खंभों वाला सभा भवन भी एक मिला है, 20 पिलर्स का एक सभा भवन भी मिला है। एक किताब है जिसका नाम है फ्यूचर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, फ्यूचर नहीं, फर्दर एक्सकवेशन, फर्दर एक्सकवेशन ऑफ नहीं, एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये मैके की किताब है, मैकेई की किताब है। तो जॉन मैकेई जो है उनकी किताब है ये मैके की, और उन्होंने ये क्या बताया है कि 20 खंभों वाला जो ये सभा भवन है, 20 खंभों वाला सभा भवन जो है, इसको बाजार के रूप में उन्होंने प्रेरित किया है या प्रदर्शित किया है। बाजार रहा होगा शायद, उनका ये मानना है, ठीक है, बाजार, यानी कि किसी मार्केट के रूप में इसको देखा गया है। इनकी किताब में इसको मार्केट के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा एक मोहर मिली है, एक मोहर है जिसमें एक व्यक्ति जो है बाघों से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो बाघों से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस बहुमंजिली इमारतें यहां पर प्राप्त हुई हैं। बहुमंजिली इमारतों का मतलब 2 मंजिला इमारतें तो यहां से मिली हैं। इसी से पता चलता है कि इसे आप सिटाडल की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है, इसे आप सिटाडल की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिटाडल मतलब उच्च स्थान में बड़े प्रशासनिक लोग जो रहते हैं ना, वहां वाली जो जगह होती है उसको हम सिटाडल के रूप में जानते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रमाण है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पुरोहितावास यहां से मिला है, अर्थात पुरोहितों के रहने की जगह, ठीक है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये बात ध्यान रखना, इसे आप मंदिर नहीं कहेंगे, यहां पर मंदिर वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे पुरोहित वगैरह, प्रीस्ट वगैरह रहते रहे होंगे, ऐसे इसके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहां से पुरोहितों की मूर्ति भी मिली है, मूर्ति जो है पुरोहितों की मिली है, ये भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुंभकारों की बस्ती भी हमको यहां से देखने को मिलती है। कई सारे घड़े जो है, कई सारे घड़े, और जो कुम्हार के जो घर हैं, घड़े या मटके वगैरह जो होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो एक लाइन से जैसे मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद वो कोई व्यापारिक बस्ती रही होगी जहां पर मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता रहा होगा, तो इसीलिए उसको कुंभकारों की बस्ती कहा गया है। करीब करीब 1200 घरों में से अगर देखा जाए तो 700 घरों में मोहनजोदड़ो में से कुआं पाया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, लगभग घरों में जो है आपको कुआं देखने को मिलता है, पानी की सेपरेट व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जल निकासी के लिए, जमीन से जल निकालने की जो व्यवस्था है उसमें ये काफी अव्वल है, ये भी हमको प्रमाणित हो रहा है। 8 ब्लॉक्स वाला एक स्नानागार मिला है, यानी कि एक विशाल स्नानागार आपने देखा ही होगा। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जिसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। बिटुमिनस का लेप लगा हुआ है, इस पे बिटुमिनस का जो है वो लेप लगा हुआ है। फर्श जो है वो पक्की ईंट की बनी हुई है। ऊपर लकड़ी से, मतलब इसको वो किया गया है, ऊपर लकड़ी से कवर्ड किया गया है, यानी ऊपर का जो हिस्सा बना है इसके, ये लकड़ी का बना हुआ है, और किनारे किनारे जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं। शायद ये किसी कह सकते हैं कि बाथरूम की तरह रहे होंगे। तो एक विशाल स्नानागार भी हमको यहाँ से मिला है। इसके अलावा कांसे की एक कुल्हाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ कांसे की कुल्हाड़ी के अलावा कांसे की नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल जो है वो भी हमको यहाँ से मिला, वो भी कांसे की है। तो ये लोग भी जो है मिश्रित विज्ञान के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। पशुपति शिव के मोहर के बारे में भी मैंने पिछली बार आपको बताया था।
चार मतलब 5 प्रकार के 6 जानवर आपको देखने को मिलते हैं जो शिव के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कब्रिस्तान यहां से कोई प्राप्त नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, यहां से कोई कब्रिस्तान हमको देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम चलेंगे कालीबंगा की तरफ और जानेंगे कि कालीबंगा की स्थिति क्या है। आपको मालूम है कालीबंगा जो है ये गुजरात में है, गुजरात, अब माफ कीजिएगा राजस्थान में, और राजस्थान में गंगानगर में स्थित है, गंगानगर, ठीक, राजस्थान के गंगानगर में सरस्वती नदी के किनारे इसको पाया गया है कालीबंगा को। और कालीबंगा की जो खोज हुई है अगर आप देखोगे तो ये करी गई है, कालीबंगा की जो खोज करी गई है वो अमलानंद घोष जी के द्वारा करी गई 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इसको खोजा गया था। और प्रॉपर एक्सकवेशन जो है वो बीबी लाल और वीके थापड़ जी के द्वारा अलग अलग समय में किया गया, ठीक है। तो खास बात अगर हम इसकी देखेंगे, विशेषता अगर हम देखेंगे इसकी, तो इसे हम लोग कालीबंगा को अगर हम देखें तो यहां पर काली चूड़ियों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक तो नाम आपने हड़प्पा सुना और एक नाम आपने मोहनजोदड़ो सुना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के तौर पर जाना जाता है, जुड़वा राजधानी, ठीक है। तो एक राजधानी ये हो गई, दूसरी राजधानी ये हो गई, जबकि तीसरी राजधानी के तौर पर, थर्ड कैपिटल या तीसरी राजधानी के तौर पर किसे देखा जाता है, थर्ड कैपिटल के तौर पर कालीबंगा को देखा जाता है। कालीबंगा में काली का मतलब क्या है, ब्लैक, और बंगा जो शब्द है, ऐसे बंगा शब्द जो है इसका मतलब होता है चूड़ी, ठीक है। तो ये काली चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा स्पेशली फेमस किस लिए है, काली चूड़ी के प्रमाण यहां से मिले, काली चूड़ी, और काली चूड़ी के कारखाने भी यहां पर देखे जाते हैं। आज भी काली चूड़ी के लिए, व्यापार के लिए जाना जाता है ये शहर कालीबंगा। यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, यहां से प्लग्ड फील्ड मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, खेतों में हल्के निशान बने हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि खेतों की जुताई करना ये जानते थे। कृषि की जो क्रियाएं हैं ना, जुताई, बुआई, मड़ाई, कटाई, ऐसे करके जो 4 क्रियाएं हैं, उनसे ये परिचित है अच्छी तरीके से, ये इसका प्रमाण यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलों के साथ साथ जालीदार जुताई जो है वो भी करी जाती थी, यानी मल्टीग्रेन्स जो है वो उगाए जाते थे। जैसे कि सरसों जो है, सरसों के साथ में जौ की भी खेती करते थे। तो सरसों और जौ एक ही खेत में गैप करके जो है इस तरीके से पूरा बना करके कायदे से, और इसमें खेती करते थे अल्टरनेटिवली ऐसे। तो एक साथ 2 जुताई हमको देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं जालीदार जुताई होना, मतलब क्रॉस जुताई इसी तरीके से देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां से अगर देखा जाए तो नाली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इनका जो है, जल निकासी प्रणाली जो है, जल निकासी प्रणाली में इसे थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है। लेकिन यहां पर एक नकली लकड़ी की नाली जो है देखने को मिली है, वुडन ड्रेनेज सिस्टम हमको यहां पर देखने को मिलता है, पर बहुत अच्छी नाली का प्रबंध यहां पर नहीं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नाली का प्रबंध बहुत अच्छा है। दुर्ग या किले का यहां पर द्विभागीकरण भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर उच्च नगर और निम्न नगर में जो विभाजन है, आपने देखा पिछली बार टाउन प्लानिंग जब बताई थी तो मैंने इसके बारे में बताया था। तो वो जो बड़े नगर हुआ करते थे वो किले से बंद हुआ करते थे, लेकिन इसमें दोनों ही जो है वो किले से घिरे हुए हैं, दोनों ही किले से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण यहां से देखने को मिलता है, यानी कि पक्की सड़क जो है बनाने के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। और 7 आयताकार यज्ञ वेदियां यहां के तीसरे टीले से देखने को मिलती हैं, जिसके बगल में एकल यज्ञ वेदी भी है, एकल यज्ञ वेदियां या एकल यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी क्या होती है, फायर अल्टर्स जो होते हैं ना, हवन कुंड, उसी को यज्ञ वेदी के तौर पर जाना जाता है। यज्ञ जहां पर होता है उस स्थान को यज्ञ वेदी कहा जाता है। तो इससे ये भी प्रमाणित होता है कि ये लोग थोड़ा धार्मिक क्रियाकर्म कांड वगैरह जो है, जैसे आर्यों के समय में हुआ करते थे, वैसे कुछ क्रियाकर्म कांड करते थे भी। इसके अलावा युगल शवाधान, यानी कि आप देख सकते हैं कपल ब्रूनल के केसेस हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। युगल शवाधान का मतलब स्त्री पुरुष जो हैं एक साथ एक ही ग्रेवयार्ड में उनको दफन किया गया है एक साथ। तो अब इसके कई सारे आकलन निकाले जा रहे हैं, शायद यहाँ पर सती प्रथा का प्रमाण देखने को मिल रहा हो,
या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो जैसे जिसके कारण इनको यहाँ पर दफनाया जाना इस तरीके से जरूरी रखा गया हो। इसके अलावा मोहरों पर बांध की आकृति मिली है और साथ ही साथ यहीं से आपको प्रमाण मिलते हैं भूकंप के भी, यहीं से आपको भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो मोहरों पर बांध की आकृति बनी हुई है, यानी कि बांध बनाते थे। तो बांध बनाने का क्या पर्पज हो सकता होगा, क्योंकि ये तो लाइटिंग वगैरह शायद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है शायद इस पानी का वो कृषि के रूप में इस्तेमाल करते थे, या फिर जब कभी बाढ़ आती थी तो उस बाढ़ से बचने के लिए नगर के किनारे इस तरीके का फेंसिंग करी जाती थी, जिसे बांध के तौर पर देखा गया है। इसके अलावा इतिहासकार जो बीबी लाल हैं उनको 2 टेराकोटा के केक्स मिले हैं जिन पर सींग युक्त देवता की आकृति मिली है, वही यूनिकॉर्न टाइप का कुछ है यहाँ पर भी। तो एक सींग युक्त जो है देवता का मूर्ति भी उनको यहाँ से मिलता है। टेराकोटा मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। कालीबंगा से ही ऊंट की हड्डियां, हाथी दांत की कंघी और कांसे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। तो इससे यह भी पता चलता है कि ये काफी संपन्न रहे होंगे, क्योंकि जब इस तरीके की फैशन की चीजें आपको देखने को मिलने लगे, पहले खाना खाना जरूरी है, घर में रहना जरूरी है, कपड़ा पहनना जरूरी है, कि पहले बाल झाड़ना जरूरी है, तो कंघी करना मतलब एक फैशन में आ जाता है ये। ठीक है, कंघी करना किस में आ गया, फैशन में आ गया, और फैशन में आ गया इसका मतलब ये काफी संपन्न सभ्यता ही एक फैशन कर सकती है, ये माना जा सकता है। इसके अलावा इनके यहाँ एक खास बात ये देखने को मिलती है कि अलंकृत ईंटें हैं, यानी उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया सुंदरीकरण किया गया है। ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटें हैं, लेकिन अलंकृत हैं, मतलब डिजाइनर ईंट हैं। तो सौंदर्यीकरण जो अपना घर है उसके सजावटीकरण का भी एक प्रमाण ये देखने को मिलता है। एक और बड़ी बात यहां पर है कि 6 छेद वाले बच्चे का मतलब एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छेद हैं, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग शल्य चिकित्सा करते थे, शल्य चिकित्सा करना जानते थे, और वहां पर उस बच्चे की शल्य चिकित्सा की गई है, ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। इसका प्रमाण एक जगह से और देखने को मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चनहुदड़ों की, और चनहुदड़ों की जो खोज करी गई है वो चनहुदड़ों पहली बात तो सिंध में स्थित है। चनहुदड़ों कहां स्थित है, सिंध में स्थित है। ये पॉइंट आप इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे, सिंध में स्थित है। और अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो 93 में करी गई थी NG मजूमदार जी के द्वारा। किसके द्वारा, NG मजूमदार। ठीक, NG मजूमदार जी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी, और आगे चल करके जॉन मैके ने इसको डिस्कवर किया और ज्यादा उसमें अपना मतलब योगदान दिया। तो NG मजूमदार और JH मैके, ये 2 नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है उत्खननकर्ता के रूप में। विशेषता की बात करते हैं अगर हम चनहुदड़ों की, तो ये इसको हम लोग औद्योगिक शहर के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, औद्योगिक शहर के रूप में, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में हम लोग इसकी पहचान अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ ये जो शहर है चनहुदड़ों, इसमें किलेबंदी नहीं हुई है, किलाबंदी नहीं है, इसकी किलाबंदी नहीं करी गई, अर्थात फोर्टिफिकेशन जो है इसका नहीं हुआ है। नो एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन हैज बीन फाउंड, यहां से कोई फोर्टिफिकेशन का हमको स्थल नहीं मिलता है। क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं अगर उनकी बात करते हैं, तो मनका बनाने का कारखाना, मनका अर्थात मोती बनाने का कारखाना। ठीक है, तमाम सारी ऐसी मोतियां बनाने के कारखाने यहां से हमको देखने को मिले, और क्योंकि कारखाने मिले इसी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम उसको जानते हैं। इतना ही नहीं, तमाम सारी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी यहां से मिली हैं, मतलब जो कॉस्मेटिक जो सामान है वो कॉस्मेटिक के सामान भी यहां से देखने को मिले हैं, जैसे कि रंजन शलाका जिसको बोलते हैं आप, लिपस्टिक बोलते हैं ना, वही लिपस्टिक है ये, और काजल वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, रंग रोगन की जो चीजें हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहीं से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, गोल ईंटें, और स्याही का दवात भी मिला, यानी कि रंग वगैरह का प्रयोग अच्छी तरीके से करते थे। सीप, मनके, अस्थि और मुद्रा बनाने के यहाँ पर बहुत प्रमुख केंद्र हमको देखने को मिले हैं। मुद्रा यानी कि वही जो मोहर वगैरह है जो उस समय यूज करते थे, इन सब चीजों की ढलाई करने के तमाम सारे पैच वहां पर प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि ऐसे कारखाने यहाँ पर रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि पक्की ईंट की पकी हुई या ईंट की पकी हुई नालियों का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे आपने लकड़ी के भी नाली के बारे में सुना था, वैसे यहाँ पर पकी ईंट की नाली जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो इसके भी साक्ष्य आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर आपको लोथल देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी खोज जो है वो एसआर राव जी के द्वारा की गई थी। ये एसआर राव जी का नाम आप जो देख रहे हैं, इसकी खोज एसआर राव जी ने की थी 1957 में। और खास बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा शहर है ये एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है, एक ही दीवार से, एक ही दीवार, यानी कि किलेबंदी में, किलेबंदी के अंदर ही दोनों प्रकार के शहर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए अलग अलग किलेबंदी नहीं हुई है, ठीक है, एक ही किलेबंदी से पूरा शहर हमको यहां पर देखने को मिलता है। खास बात यह है इसकी, ये विशेषता मैंने आपको बता दिया। लोथल का कोई खास उपनाम नहीं है यहां पर, ठीक, लेकिन स्पेशलिटी में अगर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं, और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा गोदीवाड़ा जो है वो आपको यहां पर देखने को मिला है, और ये गोदीवाड़ा का डायमेंशन अगर आप देखोगे तो 214/36 मीटर, मतलब 214 जो है इसकी लंबाई चौड़ाई, और 36 मीटर जो है आपको देखने को, 214/36 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी वो आपको देखने को मिलती है। तो इससे भी एक बात का प्रमाण मिलता है कि ये लोग जो हैं जल यात्रा तो करते ही होंगे, जल यात्रा भी करते होंगे, और इससे ये भी पता चलता है जो समुद्री व्यापार है, समुद्री व्यापार विदेशों के साथ, ये इनका ये समुद्री व्यापार होता था, ठीक है। फॉरेन ट्रेड्स में अगर हम देखते हैं तो ये सी ट्रेड्स इनको करने को आता था। तो वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं, यानी कि गोल अग्निवेदिकाएं मिली हैं इस तरीके से, और इसके बाद इसके अलावा चतुर्भुजाकार जो अग्निवेदिकाएं हैं, फायर अल्टर्स हैं, वो भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं। मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापार होते थे। इस बात के प्रमाण इस चीज से मिलते हैं कि फारस की खाड़ी के प्रकार की मोहर यहां से प्राप्त हुई है, यानी ऐसी मोहर मिली है जो फारस की खाड़ी के आसपास देखी जा सकती थी। इसके अलावा टेराकोटा की गोरिल्ला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ ममी के साक्ष्य मिले हैं, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उससे भी इनका रिलेशन था, मिस्र की सभ्यता के साथ इनके परिचय थे। लोथल की हम बात करेंगे तो यहां से 3 युगल शवाधान मिले हैं, और लोथल से भी एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, जो कि प्रमाणित करती है कि शायद इन लोगों को ये जो कह सकते हैं कि जो शल्य चिकित्सा है वो अच्छी तरीके से आती थी। तांबे की एक मूर्ति मिली है जिसपे बतख का चित्र, खरगोश का चित्र और वृषभ का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वे बतख, खरगोश और वृषभ से अच्छी तरीके से परिचित थे। जब आप किसी पशु का डिजाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पशु के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये बतख, खरगोश और वृषभ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ये बात हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तांबे की कार्यशाला हमको यहाँ पर देखने को मिली है। कार्यशाला का मतलब वर्कशॉप देखने को मिला है, अर्थात तांबे की वस्तुएं यहाँ पर बनती थी। तांबे से तमाम सारी वस्तुओं का निर्माण इस जगहों पर होते हुए देखने को मिला है, खासकर घरेलू बर्तन वगैरह या घरेलू बर्तन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो हथियार या औजार हैं वो भी तांबे के देखने को मिलते थे। नाव का एक मॉडल देखने को मिला है, मतलब एक छोटी सी नाव देखने को मिली है, मॉडल। इसका मतलब नाव का निर्माण भी यहाँ पर लोथल में होता था, और ये गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ है ही तो ये करते ही होंगे। और खास बात यह है कि आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र तो पढ़ी होगी, पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है। पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की कहानी में एक बहुत ही अच्छी कहानी आपने पढ़ी होगी, जो बचपन में सभी बच्चे पढ़ते हैं, चालाक लोमड़ी की। वो चालाक लोमड़ी की उस कथा को रिप्रेजेंट करता हुआ एक चित्र हमको देखने को मिलता है, जो कि कहां से पाया गया है? लोथल से ही पाया गया है, ठीक है। तो ये खास बात है कि इस तरीके की चीजें वहां उस समय भी प्रचलित थीं, हम ही लोग ने इसको पढ़े हैं। इसके अलावा लोथल से ही हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है, स्केल मिला हुआ है। हाथी दांत का कंघी कहां से मिला ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके। मुद्रा छाप जो है, यानी कि जो भी सील वाली जो मोहर है, उसका जो पिछला भाग है, पिछला पृष्ठ जो है, ठीक है, उस पिछले पृष्ठ पे आप देखेंगे तो सूती कपड़ा जो है वो लगा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब जो है, इसको ढलाई करते समय सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज भी आप देखते हैं कि तमाम प्रकार की जो मूर्तियां बनती हैं, जिप्सम वगैरह की जो मूर्तियां वगैरह जो बनती हैं,
प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं उसमें बीच में कॉटन का क्लॉथ लगाया जाता है, उस तरीके से ये लोग भी कॉटन क्लॉथ लगाते थे। तो ये भी एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलती ही है। अब हम बात कर लेते हैं धौलावीरा की, जिसकी खोज 1967 में जेपी जोशी जी ने की थी। तो 1967 में करी थी जेपी जोशी जी ने। इसको अगर आप स्थिति देखेंगे तो मनहर और मानसेहर नदी के बीच में या नदी के दोआब में स्थित जो है ये, इस दो नदियों के दोआब में स्थित ये धौलावीरा है। धौलावीरा का मतलब होता है, धौला मतलब सफेद, वीरा मतलब कुआं। यहाँ पे सफेद बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं स्थल आपको देखने को मिले इस तरीके के। तो ये जो खोज करी गई है, मैंने बताया इसकी खोज करी है जेपी जोशी जी ने। किसने करी है? जेपी जोशी। किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी जल प्रणाली के लिए, यानी कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो है इसका, वो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जल जो बचाने की जो प्रणाली है और जल संचयन की जो प्रणाली है, ये सब चीज बहुत अच्छी यहां पर देखने को मिलती है। एसआर बिस्ट ने आगे चल करके इसको एक्सकवेट किया है, जबकि खोजा किसने है? जेपी जोशी जी ने 1967 में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके बारे में विशेषता क्या है। एक तो ये आयताकार नगर है जो कि 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में ये विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ ये आयताकार शहर है। और इसमें तीनों अलग अलग जो भाग हैं, वो तीनों अलग अलग भाग आपको अलग अलग तरीके से फोर्टिफाइड देखने को मिलते हैं। ठीक, ये इसकी खास स्पेशलिटी है। और अगर हम महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो बड़ी बात है, यहां पर धौलावीरा का नष्ट होने का एक प्रमाण भी देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि यहां पर सुनामी आई थी, तीव्र सुनामी के प्रमाण हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। खेल का मैदान भी हमको यहां पर देखने को मिला है। खेल का मैदान, स्पोर्ट्स स्टेडियम टाइप की चीज देखने को मिलती है, और वो मिली कहां से है? जूनीकुरन से। ठीक, इसके अलावा पॉलिशदार सफेद पाषाण स्तंभ मिले, यानी कि सफेद पत्थर के पॉलिशदार जो है स्तंभ हमको देखने को मिलते हैं। उत्तम जल प्रबंधन है भैया, बहुत शानदार जल प्रबंधन प्रणाली है। तमाम सारे आपको तालाब यहां पर देखने को मिलेंगे, तमाम सारे आपको तालाब देखने को मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तमाम सारे आपको तालाब देखने को मिलेंगे, तालाब। ठीक है, और एक विशेष बात यह है कि बांध बना करके उसको नहर के माध्यम से पानी जो है वो लाया जाता था, इन तालाबों तक। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया प्रणाली इनका है। वाटर कंजर्वेशन भी इनके यहां बहुत अच्छा था। माना जाता है कि ये घरों में नीचे की ओर गड्ढा करके वहां पर एक जगह बनाते थे वाटर स्टोर करने के लिए। तो बारिश के जल का प्रबंधन भी यहां पर हमको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा नेवले और गिरगिट की प्रतिमा भी देखने को मिली है। ठीक है, तो हो सकता है किसी रूप में इसका ये प्रयोग करते रहे हों। बनावली की बात करी जाए तो ये हिसार के रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हिसार हरियाणा में है, आपको मालूम है। ठीक है, हिसार कहाँ है? हरियाणा में, और हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे इसको जो है आपको देखने को मिलता है। इसकी खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है एसआर बिस्ट ने ही करी थी, और आगे एक्सकवेट भी इसको इन्होंने ही कराया था 1793 में। विशेष बात यहां पर यह है कि सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों का ये सभ्यता प्रतिनिधित्व करती है, बनवाली, अर्थात अर्ली एज का जो है वो, इसके अलावा जो कह सकते हैं एडवांस एज है, और जो नई एज है, तीनों प्रकार की, प्राक सभ्यता से लेकर के और उत्तर सभ्यता तक के जो जितने भी प्रमाण हैं वो आपको यहां से देखने को मिलते हैं। यानी कि तीनों स्टेप्स के प्रमाण आपको बनावली से जो है देखने को मिलते हैं। बनावली से ही मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं। बनावली से ही मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल प्राप्त होने का मतलब यह है कि मतलब हल का प्रयोग ये करते थे और किसी कठोर मिट्टी का प्रयोग यहां पर किया जाता था। बटखरा यानी कि बांट जोख का भी सिस्टम यहां पर प्रयोग हुआ, और इसके बारे में यह मिलता है कि 16/4 के अनुपात में, 16:4 के अनुपात में आपको ये बांट जोख देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मकानों में रसोई घर और धावन प्राप्त मिलता है, इसीलिए इसको सबसे एडवांस सिटी के रूप में इसको देखा गया है। ये किचन तो है ही, धावन पात्र समझते हैं, वॉश बेसिन जिसको बोलते हैं आप, बर्तन धोने वाली जगह जो वॉश बेसिन में अक्सर होती है, वो भी इनके यहाँ देखने को मिलती है। और हर घर में लगभग अग्निकुंड भी देखने को यहाँ से मिलता है। तो इसी वजह से इस जगह को काफी एडवांस सिटी के तौर पर देखा जाता है हरियाणा के।
अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा में ही एक और जगह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में जींद के पास में सरस्वती नदी के किनारे एस्टैब्लिश है। और इसको जो है 1969 में सूरज भान जी ने खोजा था। और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो नमस्कार की मुद्रा में योगी की एक मूर्ति मिली है और आसन लगाए हुए हल्ती पल्थी मार के ऐसे बैठते हैं ना, योगासन की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में मिली और नमस्कार करते हुए हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है ना, जो आदर सत्कार की जो प्रणाली को रिप्रेजेंट करती है, तो ये वो सिस्टम है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि शायद देख सकते हैं आप कि वेलकमिंग मोड में आपको एक प्रकार से दिखाई देते हैं। बिना लेख की एक मोहर मिली है, यानी कि एक ऐसी मोहर मिली है जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं है। टेराकोटा के पहिए देखने को मिलते हैं, ठीक है, टेराकोटा के यहां से पहिए देखने को मिलते हैं। युगल शवाधान और बच्चों का एक पिट्टू खिलौना होता है ना, पिट्टू चट्टू वगैरह जो होता है, वो सब चीज यहां से देखने को मिला है छोटे बच्चों के लिए। और 3000 अर्धनिर्मित मनके, यानी कि जिनपे काम हुआ है पर आधा काम हुआ है, तो मनके बनाने की कार्यशाला और साथ ही साथ इन मनकों को चमकाने के लिए जो पत्थर होता है, चमकाने के लिए पत्थर जो होते हैं, ये पत्थर भी यहां से प्राप्त हुए हैं। घिसाई जिन पत्थरों से की जाती थी वो भी वहां से मिले हैं। तो समाना था उनको घिस घिस करके चमकदार बनाया जाता था। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको राखीगढ़ी के लिए याद रखने चाहिए। और राखीगढ़ी अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा था कि वहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, करीब सिंधु घाटी सभ्यता के और पहले के साक्ष्य आपको इस सभ्यता से देखने को मिले अभी हाल ही में। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा जिसके उत्तर आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़। ठीक है, आंसर दीजिएगा इसका जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको बताना है हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है इसमें से, सिकंदरिया, लोथल या फिर नगरपत्तनम या महास्थानगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो नदियां कौन सी थी? क्या ये झेलम, सिंधु, चिनाब या गंगा में से इसका कॉम्बिनेशन कौन से प्रकार का था? मतलब सिंधु और झेलम था, या फिर सिंधु झेलम चिनाब, या फिर चेनाब झेलम गंगा, या फिर सारी नदियां? कौन सा है इसमें सही आंसर आपको बताना है। अगला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये पॉइंट भी आपको बताना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा, कहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक मैं आपको लेखन कला जो है आपकी बढ़ सके इसके लिए, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो मेंस परीक्षा से संबंधित भी एक प्रश्न है, इसको लिख करके आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर किसी प्रकार से मैं भी आपको आगे बता दूंगा। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी करना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। और आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ये पा पाएंगे हमसे टेलीग्राम पर, ठीक है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे और जो भी आप मेंस में चीजें लिख करके भेजना चाहें वो यहां पर आप लिख करके भेज सकते हो। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, 1 बाय 1 एक एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। आपका एसडीएम बनने का सपना हमारे यानी स्टडी IQ PCS के साथ पूरा हो, इसी आशा के साथ फिर मुलाकात करेंगे दोबारा इस सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।